आज हम लोग मैथ का जो चैप्टर 15 है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ये समझने जा रहे हैं। ये सर ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ सकता। अगर आप मैथ लोगे तब भी ये रहेगा ही, क्योंकि मैथ का एक बहुत बड़ा ब्रांच है। ठीक है, मैथ को का बोल सकते हैं जैसे ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, वैसे ही प्रोबेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा ब्रांच है। इससे आप पीछे नहीं हट पाओगे। जब भी मैथ पढ़ोगे तो ये चैप्टर मतलब प्रोबेबिलिटी जरूर आएगा, तो आपको प्रोबेबिलिटी समझना होगा। ध्यान देना, अगर प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देखने जाओगे तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन। ठीक है, क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है मेजरिंग ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, अगर इसका डेफिनेशन देखोगे तो क्या होगा? मेजरिंग ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब ये अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है और इस मेजरिंग का मतलब क्या है, ये आपको समझना होगा। ध्यान देना, नॉर्मली हम लोग जो प्रोबेबिलिटी है, इसका नॉर्मल जो भाषा हम लोग यूज करते हैं वो ऐसा भी यूज कर लेते हैं कि हाँ चलो कोई भी काम का होने का ये प्रोबेबली है ना, प्रोबेबली यूज कर लेते हैं हम लोग, प्रोबेबली। ठीक है, या तो हम लोग प्रोबेबली यूज कर लेते हैं, है ना, और या फिर हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? चांसेस। क्या यूज कर लेते हैं? चांसेस। इसलिए इसका अगर एक नॉर्मल वैसे का डेफिनेशन भी देखा जाए तो ये क्या है? ये साइंस ऑफ चांस भी है, साइंस ऑफ चांस। ठीक है, अब देखो ये सारा चीज है क्या? ये सारा का सारा अगर देखा जाए तो मैथ का बहुत बड़ा ब्रांच है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं किसी चीज का अनुमान, है ना। किसी चीज का अगर हम लोग को अनुमान निकालना हो, ठीक है, या अनुमान पता लगाना हो, या किसी चीज की संभावना, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? क्या? संभावना। ठीक है, अब देखो ये सब चीज तो लिख लिए, लेकिन असलियत में इसका मतलब हुआ क्या? तो ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी हम लोगों को क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी हम लोग को ये बताता है कि किसी भी चीज का होने की क्या संभावना है, किसी भी इवेंट का होने की क्या अनुमान है या क्या संभावना है। मतलब ऐसे चीज को भी मेजर करना सिखाता है जो अनसर्टेन है। अनसर्टेन, अब देखो, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अभी जितना भी देखे इसका टेक्निकल वर्ड देखिए, है ना, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मैं कॉइन ले लिया, कॉइन ले लिया, और एक कॉइन के ऑब्वियस सी बात है दो फेज होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल, ये सबको पता है। लेकिन अगर मैं इसको उछालूं, इसको उछालूं, तो क्या कोई गारंटी बोल सकता है कि हेड ही आएगा? क्या कोई गारंटी बोल सकता है कि टेल ही आएगा? नहीं। हम लोग कभी भी जब उछालते हैं ना तो हम लोग क्या बोलते हैं? अनुमान लगाते हैं। हम लोग क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं कि हाँ हेड आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, संभावना हम लोग बताते हैं कि टेल आने की संभावना है ना। अच्छा एक और चीज समझो, क्या कि कभी भी तुम लोग देखना, कभी गौर करना कि जब भी हम लोग वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं, जब भी वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं तो वेदर फोरकास्टिंग करने के समय जितने भी एंकर होते हैं वो यही बात बोलते हैं कि कल बारिश होने की संभावना है, कल बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी वो हुआ नहीं है और उस बात की कोई गारंटी भी नहीं, उस बात की कोई गारंटी भी नहीं। समझ पा रहा है? यानी वो क्या है? अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है कि चांसेस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। जैसे मान तुम क्या हुआ, पार्टी में जाना चाहते हो, है ना, तुम लोग अपने दोस्त लोग ना, 4 लोग दोस्त बोला कि चलो किसी के पार्टी में चलेंगे हम लोग, या हो सकता है बिन बुलाए मेहमान बन जाए, किसी के पार्टी में चले जाए, है? तो अब क्या हुआ, 3 दोस्त लोग तो पूरी तरह से खुश, मतलब कि हाँ जाएंगे जाएंगे। एक बोला ना कि अरे मेरे जाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है, मैं प्रोबेबली ही जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते, है ना, कि मैं शायद मैं जाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी या मेरे पापा मेरे को अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। बात समझ में रहा है? तो कहने का मतलब क्या है? इसमें सब चांसेस आ रहे हैं, अनसर्टिनिटी आ रही है, इसमें आपको संभावना लगता है, जिसमें आप अनुमान लगाते हैं। तो ये सब चीज का भी, ये सब अनुमान को भी मेजर करना, संभावना को भी पता लगाना, उसको भी मेजर करना हम लोग को कौन सिखाता है? प्रोबेबिलिटी।
मतलब किसी चीज का होना होगा, कोई चीज का होगा, है ना, तो उसकी संभावना कितनी है। कोई चीज नहीं होगा, उस चीज की भी संभावना कितनी होगी। और कोई चीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसकी भी संभावना क्या होगी, ये हम लोग को प्रोबेबिलिटी बताता है। बताओ टॉपिक समझ में आया कि टॉपिक समझ में आया ना, कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जो कि हम लोगों को मेजरिंग ऑफ अनसर्टेनिटी के बारे में बताता है। ये क्या है, साइंस ऑफ चांस। ये हम लोगों को किसी चीज का होने की अनुमान या संभावना, किसी चीज का होने का संभावना बताता है। अब वो हो सकता है नहीं हो सकता है, वो तो हम लोग को एग्जैक्ट पता चलेगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि अगर मैं बोलूं कि कल फिर से सुबह होगा, गारंटी कल सुबह होगा, yes, है ना। तो इसमें क्या है, ये तो आपको 100% पता चलेगा कि वो होगा, वो होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आज शाम में 22 होगा, क्या इस बात की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। तो ये हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ही बताता है। क्लियर हो गया ना। तो एक बात याद रखना कि जो प्रोबेबिलिटी, अगर कोई ऐसा चांस है ना, या कोई ऐसा इवेंट जो गारंटी नहीं होगा, जो गारंटी नहीं होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कि कोई साइंस का बच्चा है, 11th क्लास में साइंस लिया है ना। तो 11 में अगर वो साइंस अगर लिया हुआ है, तो क्या उसके बुक में कॉमर्स का बुक मिलेगा, उसके बैग में कॉमर्स का बुक मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी ऐसा प्रोबेबिलिटी जिसमें गारंटी है कि वो नहीं होगा, वो गारंटी कि नहीं होगा, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी में? उसको हम लोग डिनोट करते हैं 0 से, है ना। और अगर कोई बच्चा साइंस का है, तो उसके बैग में साइंस का बुक होने का क्या चांस है? 100%, वो होगा ही होगा। तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 से, है ना। लेकिन किसी साइंस के बच्चे के बैग में इंग्लिश का बुक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हमेशा याद रखना कि वो 0 और 1 के बीच में लाई करें। बात समझ रहा है? मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी का आंसर याद रखना, अगर कोई प्रोबेबिलिटी का आंसर अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब सर्टेन। इसका मतलब क्या हो गया? सर्टेन। इसको हम लोग श्योर इवेंट भी कहते हैं, श्योर इवेंट जो होके रहेगा। बात समझ रहा है? अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ गया, सॉरी, अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ गया, तो उस इवेंट को, है ना, ये तो श्योर इवेंट नहीं कहते हैं, 0 हो गया, अगर ध्यान देना, अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वो कभी नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा? कभी नहीं होगा। अगर 0 आ रहा है तो, और 0 आ रहा है कभी नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे हम? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी नहीं होगा, इस बात की गारंटी। बात समझ में आ रहा है? अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ जाता है तो इसका तो पूरा पूरा चांस है, इसलिए श्योर इवेंट इसको कहते हैं, या इसको हम लोग पॉसिबल इवेंट भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसको सर्टेन इवेंट भी कहते हैं, इसको 1 वाले, ठीक है। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करता है, यानी 0.1 0.2 ऐसा, जो 1 और 0 के बीच में लाई करता है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या बताता है? ऐसी प्रोबेबिलिटी बताता है कि वो काम हो भी सकता है, नहीं, सर्टेन टू हैपन। बात समझ में आ रहा है? मतलब किसी चीज का होने का चांस हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब इसका जो मैं फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बोल सकते हैं? फॉर्मूला ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा वो हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा वो या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। इस बात को एकदम दिमाग में भर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो वो बोलता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है वो या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 के बड़ा होगा। बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से छोटा होगा, यानी कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, और कोई भी प्रोबेबिलिटी, मतलब फिर से मैं बताता हूं कि कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, और या तो कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकता।
बात समझ में आ रहा है? अगर कोई बोलता है कि मेरा प्रोबेबिलिटी क्या है -1, तो ये कभी हो ही नहीं सकता ऐसा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि माइनस में कभी प्रोबेबिलिटी नहीं आई। और कोई बोल रहा है कि मेरा प्रोबेबिलिटी आ रहा है 1.2, तो ये भी नहीं हो सकता। 0 से ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, 0 से बड़ा नहीं आएगा। वो हमेशा याद रखना, सॉरी 1 से, यानी हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। अगर किसी चीज का गारंटी है कि वो नहीं होगा, नहीं होगा, तो 0। किसी चीज की एकदम गारंटी हो गई कि होके रहेगा 1, और किसी चीज की संभावना है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। बोलो समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ गया ना? तो इंट्रोडक्शन समझ में आया प्रोबेबिलिटी का, क्या है प्रोबेबिलिटी, क्यों पढ़ते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी, सबको समझ में आ गया? डाउट है? चलिए मैं इसको मिटाता हूं, फिर आगे बताता हूं। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो 9th क्लास में आपको यूज करना है। 10th क्लास में जाओगे तो और भी मिलेगा, लेकिन 9th क्लास वाला तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का हमेशा याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी ये फॉर्मूला याद कर लेना। क्योंकि ये फॉर्मूला जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा। अब इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का मतलब है कि जिसका डिमांड किया जा रहा है, जिसका डिमांड किया जा रहा है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, उसके बारे में हम लोग ऊपर लिखेंगे, है ना? और नीचे में क्या लिखते हैं? उस पूरे इवेंट का टोटल वैल्यू क्या हो सकता है, उस जो भी इवेंट हो रहा है उसका टोटल वैल्यू क्या हो सकता है। जैसे मान लो एग्जांपल से बता रहा हूं कि अगर हमसे पूछा कि मैं एक कॉइन को उछाल रहा हूं, एक कॉइन को उछाल रहा हूं, तो उसमें हेड आने का क्या चांस है? एक कॉइन को उछाला, एक कॉइन को उछाला तो उसका हेड आने का क्या चांस है? तो फॉर्मूला कैसे लिख दूंगा? अब ध्यान देना, जब मैं कॉइन को देखा, जब मैं कॉइन को देखा तो क्या कॉइन का एक पार्ट हेड कहलाता है और दूसरा पार्ट टेल कहलाता है। तो कुल मिलाकर टेल मतलब इस कॉइन के कितने पार्ट है? कुल मिलाकर, कुल का मतलब होता है टोटल। टोटल कितने पार्ट है? 2। तो 2 है तो टोटल नंबर को कहां लिख दिए? नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको फेवरेबल, फेवरेबल यहां से पता चलता है, ठीक है? ये इवेंट से ही फेवरेबल पता चलता है। फेवरेबल मतलब हेड, हेड पूछ रहा है कि हेड कितना बार आ सकता है, तो हेड तो एक बार आएगा ना, एक बार है तो वो एक बार तो आएगा ही आएगा, इसलिए इसका क्या आंसर हो गया? 1/2। तो समझ में आया? जिसका डिमांड किया जाएगा उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, और जो टोटल नंबर होगा वो हमेशा नीचे लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसलिए कॉइन को हम लोग फेयर गेम के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉइन को उछालते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी दिखाता है, इक्वली लाइकली दिखाता है। इक्वली लाइकली का मतलब ये हो गया इसमें दोनों चांस है, संभावना दोनों है, हेड भी आने की संभावना है और टेल आने की भी संभावना है। इसलिए जितना भी क्रिकेट मैच होता है या कोई भी मैच होता है उसमें हम लोग टॉस करते हैं, है ना? कॉइन को टॉस करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो गेम जो हो वो फेयर हो, है ना? बेईमानी उसमें ना हो, इसलिए फेयर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है कि दोनों के आने का चांस, संभावना, दोनों के आने की संभावना बराबर बराबर की है। इक्वली लाइकली का मतलब यही होता है, कोई भी ऐसा चांस जिसके आने का जब इक्वली चांस है, जिसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो प्रोबेबिलिटी है ना? तो वो प्रोबेबिलिटी में हम लोग चेक करते हैं। बात समझ में आ गया? तो इंट्रोडक्शन की जितनी बातें थी मैंने बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है? एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे, समझेंगे और इससे सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक ही एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं पढ़ रहा हूं और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? देखिए क्या लिखा हुआ है। इन एक क्रिकेट मैच हो रहा है जिसमें ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। मतलब कि 30 बॉल जो फेंका गया, है ना, 30 बॉल फेंका गया, तो उस 30 बॉल में 6 बॉल को वो जो बैट्सवुमन है जो खेल रही है क्रिकेट, वो उस 6 बॉल को बाउंड्री के पार
कर दी। अब वो बाउंड्री के पार गया, वो चौका भी हो सकता है, छक्का भी हो सकता है, उससे हमको मैटर नहीं। मैटर बस ये है कि बाउंड्री पार पूरे 30 में से कितना बॉल पार चला गया, 6 बॉल पार चला गया। तो बताओ कितना बॉल पार नहीं गया, 24। सिंपल सी बात, पूरा बॉल 30 था, उसमें से 6 बॉल को वो पूरा बाउंड्री पार कर दी, है ना, बाउंड्री पार हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है पूरे 30 में से अगर 6 माइनस कर दे तो बचेगा 24, यानी 24 बॉल को वो बाउंड्री पार नहीं करवा पाई। यही तो बात समझ में आया, ठीक है। अब आगे हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। मतलब अब देखो हम लोग को प्रोबेबिलिटी किसके बारे में पूछ रहा है कि वो बाउंड्री हिट नहीं कर पाई, मतलब बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाई, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है। तो देखो इसके सॉल्यूशन को कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम लोग क्या कि टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर, हाँ, नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू 30। कुल मिलाकर बॉल कितने थे, 30 थे। बात समझ में आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ बॉल hits by women by batswomen and get बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री कितना बॉल गया, 6 बॉल चला गया। बात समझ में। अब हम लोग देखेंगे कितना बॉल बाउंड्री पार नहीं गया। तो नंबर ऑफ बॉल डज नॉट हिट by the batswoman does not get boundary लिख देता हूं, ठीक है, छोटा ही रहेगा, hit boundary does not get बाउंड्री, मतलब कितना बॉल बाउंड्री पार नहीं कर पाया, है ना। तो ऑब्वियसली बात है पूरा 30 बॉल था, उसमें से 6 बॉल नहीं जा पाया, तो इसका मतलब 24 बॉल बाउंड्री पार नहीं हो पाया। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देखें, ये इवेंट क्या है असलियत में, ये इवेंट है जो हिट नहीं हो पाया बाउंड्री के। बात समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पर या तो पूरा जो स्टेटमेंट बोला गया वो लिख दें या तो इवेंट लिख दें, लेकिन फॉर्मूला बार बार लिखना, क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम मतलब कुल मिलाकर बॉल कितने थे, तो कुल मिलाकर बॉल तो 30 थे, ठीक है। अब पॉसिबल मतलब फेवरेबल, फेवरेबल मतलब कि जो हिट नहीं हुआ वही है ना, तो कितना हिट नहीं हुआ, 24। तो आंसर तो आपका यहीं पर हो गया, लेकिन अगर ये छोटा हो रहा है तो कर दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 है ना। बात समझ में आ रहा है, कैसे 6 4 24, ठीक है, और 6 नहीं और 6 5 तो क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा 4/2। और जब इसको आप डिवाइड करके देखोगे ना तो वो हमेशा देखना वो 1 और 0 के बीच में लाई करेगा, तो वो डिवाइड करके देखना नहीं। 24/39 आंसर, ये भी सही है, लेकिन छोटा हो रहा है तो कर देते हैं, मार्क्स मिलेगा। बात समझ पाया कि नहीं, बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एक आपको टेबल दिया हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 में टेबल दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप समझिए। लिखा हुआ है 1500 families with 2 children were selected randomly। कभी वर्ड आएगा ना रैंडमली, रैंडमली का मतलब होता है कि हम किसी को भी चुन लिए, है ना, कि अचानक से किसी को भी चुना जा रहा है, किसी को भी यूज किया जा रहा है, उसको बोलते हैं रैंडमली। जैसे क्या होता है, कुछ टीचर्स क्या होते हैं कि स्कूल में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो रैंडमली पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइन लाइन से पूछेंगे, क्या पहले तुमसे पूछेंगे फिर तुमसे पूछेंगे, लाइन से नहीं पूछते, रैंडमली किसी को भी पूछ लेते हैं।
है ना। बात वो अलग हो सकता है कि कुछ कुछ बच्चे क्या है कि क्लास के बीच में ही चले जाते हैं, क्या बोलते हैं, दुकान चले जाते हैं और पता नहीं चलता है, जब उनके बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कॉपी लेने चले गए, वो दूसरी बात है। अब आते हैं हम तो फैमिलीज में क्या किया गया, चेक किया गया, तो 2 चिल्ड्रन देखे गए, ठीक है। तो अब यहां पर जो डेटा देखा गया, डेटा आप ध्यान से देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि 475 फैमिलीज, मतलब 475 फैमिली ऐसी थी, ठीक है, 475 फैमिलीज ऐसी थी, है ना, जिनके घर में 2 बच्चे थे, ठीक है। 475 फैमिली ऐसी थी जिनके घर में 2 बच्चे थे, ठीक है। 814 यानी 814 फैमिली ऐसी थी जिनके घर में 1 बच्चे थे, ठीक है। अच्छा, बच्चे में स्पेशली गर्ल, जो गर्ल चाइल्ड की बात हो रही है स्पेशली, ठीक है। और 211 फैमिली ऐसी थी जिनके घर में एक भी गर्ल चाइल्ड नहीं थे, ठीक है। अब आप भी चेक कर सकते हो कि आप कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो। बात समझ में आ रहा है, आपकी फैमिली की काउंट हुई है कि नहीं वो देख रहे हो, बात समझ में आ रहा है। अब हमसे प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 चिल्ड्रन, सॉरी 2 गर्ल चाइल्ड, 1 गर्ल चाइल्ड एंड नो गर्ल चाइल्ड। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फैमिलीज, अच्छा पहले टोटल नंबर भी लिख सकते हो, तो टोटल नंबर तो सबको पता है ना, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इक्वल टू 1500। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ फैमिलीज having 2 गर्ल चाइल्ड, ठीक है। 2 गर्ल चाइल्ड कितने हैं, 475, ठीक है। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सॉरी फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल चाइल्ड इक्वल टू 815, 14, ठीक है। और नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 0 गर्ल चाइल्ड इक्वल टू 211। ये हम लोग गिवन लिख दिए। अब एक एक करके जिसकी भी पूछी जाएगी इवेंट, हम लोग वो लिखते जाएंगे। तो पहला पॉइंट पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसका, जिसमें 2 गर्ल चाइल्ड, यानी कि 2 गर्ल, है ना, 2 गर्ल, यही इवेंट है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला लिखेंगे कैसे, फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। समझ में आया। तो टोटल फैमिलीज कितनी थी, टोटल फैमिलीज थी 1500, 1500। और कितने गर्ल चाइल्ड के बारे में पूछा गया था, है ना, 2 गर्ल। तो 2 गर्ल चाइल्ड में कितनी फैमिलीज हैं, 475। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर कट रहा होगा, छोटा हो रहा होगा तो कर दीजिए, वैसे अगर नहीं भी करोगे तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल चाइल्ड, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं, लेकिन आप जब जब बनाओगे तब तक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो 1 गर्ल चाइल्ड के लिए 1500 नीचे, और ऊपर में कितना लिखेंगे जो फेवरेबल है, फेवरेबल मतलब 1 गर्ल, और 1 गर्ल में कितने हैं 814। सिमिलरली अगर हम लोग को तीसरा पूछा गया है नो गर्ल, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम कितना है 1500, ये तो हम लोग जानते हैं। नो गर्ल, नो गर्ल में देखोगे कितने फैमिलीज हैं 211। छोटा हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो यही आपका आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखोगे तो वो हम लोग को रेफर कर रहा है, क्या पहले रेफर करवाया जा रहा है। आप देखिए सेक्शन 14.4 चैप्टर 14 का एग्जांपल 15, ठीक है, जल्दी से देखिए और बताइए पेज नंबर कितना है। पेज नंबर 269।
मैंने बताया सर 269 Example 5 to find the mean salary of 269 वहां सेक्शन पूछ रहा है, तुम लोग एक्सरसाइज में पूछ रहे हो। टू हंड्रेड 47। देखिए पेज नंबर 247 में आपको रेफर करने के लिए बोला गया है, ठीक है, जो कि एग्जांपल 5 है और सेक्शन है आपका 14.4। ये देखिए सेक्शन यहाँ लिखा हुआ है 14.4 और एग्जांपल लिखा हुआ है ये रहा। अगर आप इस पूरे बार ग्राफ को ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है मंथ ऑफ बर्थ, है ना। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, उनका नाम बर्थ का मंथ बताया गया है, और जो वाई एक्सिस है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो मैं एक ऑब्जर्वेशन के रूप में बताऊं तो आप लोग देख रहे होंगे तो जनवरी को 3 बच्चे ने जन्म लिया। जब उन टेबल में देखा गया तो कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं 40 कुल मिलाकर, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40। तो पूछा गया उन सारे 40 स्टूडेंट से कि आपका जो मंथ ऑफ बर्थ क्या है, किस महीने आपने जन्म लिया। तो कुछ बच्चे हैं जो कि 3, फरवरी वाले हैं 4, है ना, मार्च वाले हैं 2। ऐसे करके आप भी अपना चेक कर सकते हो कि आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट दैट कैन वाज बोर्न इन अगस्त। अगस्त में कितने बच्चे बॉर्न हुए। तो अगस्त में देखो सबसे ज्यादा तो अगस्त में ही हुए 6 बच्चे। बात समझ में आ रहा है। तो पहले क्या लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट कितने हैं 40 है ना। और हमसे पूछा कि बताइए उसमें अगस्त में कितने बच्चों ने जन्म लिया, अगस्त मंथ में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट born on month of अगस्त। तो पता चल रहा है कि 6 बच्चे ऐसे हैं। जब हम लोग पेज नंबर कहां गए थे, पेज नंबर 247 में जो टेबल था, यानी वो बार ग्राफ जो दिया था उसमें हम लोग देख के समझे, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बताइए इसी का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या, बॉर्न ऑन आप इवेंट भी लिख सकते हो या बॉर्न ऑन अगस्त भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। 6 बाय 40 कर देंगे हो जाएगा। तो ध्यान देना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 40, तो 40 कर देंगे नीचे। और अगस्त, क्योंकि फेवरेबल किसका पूछा, अगस्त का, तो अगस्त में कितने हैं 6। छोटा हो रहा है तो कर दीजिए, और अगर छोटा नहीं हो रहा है, हाँ छोटा हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। बोलिए क्वेश्चन में थोड़ी समझ में आएगी नहीं, देख लीजिए क्या डाउट है तुरंत पूछिए। यस सर। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझो, इसमें भी टेबल दिया गया है। क्या लिखा हुआ है, 3 कॉइन्स आर, 3 कॉइन को साथ में उछाला गया। बात समझ में आ रहा है, 3 कॉइन है मेरे पास और तीनों कॉइन को साथ में क्या किया गया है, उछाला गया है। कितनी बार 200 बार, यानी कुल मिलाकर देखो मेरे पास कॉइन 3 थे लेकिन कुल मिलाकर कितनी बार उछाला गया 200 टाइम्स, 200 बार उछाल दिया, ठीक है। और उछालने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी देखा गया तो ये पता चला कि 200 बार उछालने के कारण क्या हुआ कि तीनों में हेड 23 टाइम्स आया, 2 में हेड 72 टाइम्स आया, तो एक बार हेड 77 बार आया, और एक बार भी हेड नहीं आया, कितनी बार 28 बार। मतलब जब तीनों कॉइन को उछाले तो तीनों में हेड कितनी बार आया 23 टाइम्स। जब तीनों को उछाले तो 2 बार हेड कितनी बार आया
72 टाइम्स। 3 कॉइन को उछाले तो एक बार हेड कितनी बार आया? 77। 3 कॉइन को उछाले और एक बार भी हेड नहीं आया, उसका चांस कितना था? 28। क्वेश्चन समझ में आया? Yes sir. अब हमसे फेवरेबल आउटकम क्या पूछ रहा है? हम लोग को पूछ रहा है 2 हेड आने का क्या चांस है ना? 2 हेड आने का क्या चांस है? तो ध्यान देना, मैं तुम लोग को पहले भी बोला कि क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन टॉस कितनी बार उछाला गया? 200 टाइम्स। ठीक है, हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉइन, कौन से? 2 हेड्स। नंबर ऑफ कॉइन्स नंबर ऑफ number of 2 heads, number of 2 heads। ठीक है, कितनी बार हेड आया? 2 हेड कितनी बार आया देखो? 72 टाइम्स। अब हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है वो 2 हेड्स का ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब 2 का है तो 2 का ही देखेंगे, 3 का बोलेगा 3 के देखेंगे, 1 का बोलेगा तो 1 देखेंगे। ठीक, फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल नंबर कितना? 200। उसमें से 2 हेड कितनी बार आया? छोटा हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है कितना आ रहा है? 9/25 अगर छोटा करोगे तो ठीक है, और छोटा होगा वो नहीं करना है, बाय में रखना है। समझ में आ गया सभी को? डाउट है? जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज, मतलब 2400 फैमिली को सेलेक्ट किया कोई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एट रैंडम सर्वेड, मतलब कोई सर्वे किया करवाया गया। अब क्या चीज का सर्वे हुआ अभी हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, अब इस सर्वे में बताया गया कि रिलेशन बताया गया इनकम लेवल का और नंबर ऑफ व्हीकल का, मतलब कि हर फैमिली पे गए, चेक किए और जाने के बाद कितनी फैमिली के घर गए? 2400 फैमिलीज के घर में गए, 2400 फैमिलीज के घर में गए। यानी हम लोग को पहले पता चल गया टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 24। अब हर के घर में जाके क्या पता किया? सिर्फ 2 ही चीज, कि आप कितना कमाते हो और आपके घर में कितनी गाड़ी है, मतलब व्हीकल। ठीक है, आप कितना कमाते हो और आपके घर में कितना व्हीकल है ना? और वो पता किए, पता करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाया, टेबल बनाया, और उस टेबल को देखो यहाँ पर बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो फैमिली कितना अर्न करती है उसके बारे में बताया गया है, और फैमिली के पास कितने कितने कार या बाइक या व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया। तो जरा इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है। टेबल को समझो। बताया गया कि जब वो लोग चेक करने गए तो 10 फैमिलीज ऐसी थी, 10 फैमिलीज, यहां पहले नंबर पे देखो ऐसे बताया जा रहा है, 10 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास एक भी गाड़ी नहीं था और वो कमाते थे 7,000 से कम, 7,000 से कम कमाते थे, और उनके पास गाड़ी कितनी है? मतलब गाड़ी एक भी नहीं है। कितनी फैमिलीज ऐसी हैं? 10। बस वैसे पेट्रोल का धंधा बहुत ज्यादा है ना। ठीक, अब 7,000 से 10,000 कमाने वाली जो फैमिलीज हैं, 0 ऐसी हैं जिनके पास एक भी गाड़ी नहीं है, मतलब गाड़ी तो पक्का रख रहे हो। आपको टेबल देखने आया कि नहीं आया? आपको टेबल देखने आया? अब मैं एक एक करके पूछूंगा, ठीक है? हाँ, पहले मैं टेबल पूछूंगा, उसके बाद ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। वहां पर साफ साफ दिया हुआ है, देख लो कि 0 का मतलब कि उनके घर में एक भी गाड़ी नहीं, 1 का मतलब क्या हुआ? जिनके घर में एक गाड़ी, 2 का मतलब क्या हुआ? जिनके घर में 2 गाड़ी है, और अबव 2 का मतलब 2 से ज्यादा गाड़ी है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पूरा इनकम बताया गया है, इनकम लेवल।
तो आपको ऐसे ऐसे करके चेक करना है, जब भी मैं पूछूंगा ना आपको रो चेक करना है, ठीक है? आप रो चेक कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से, जिससे मेरे को तसल्ली हो जाए। तो आप लोगों को पता चल गया कि टेबल को कैसे ऑब्जर्व करना है, और सबसे मैंने पूछ भी दिया, सबको समझ में आ गया? अब हाँ, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो लोग देंगे जिनसे नहीं पूछा है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए मैं इसका पहला, मैं इस बार डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग को टेबल ही देखना है और डायरेक्ट बताना है। आप लोग सभी को समझ में आ गया ना? कैसे करना है? मैं डायरेक्ट लिखूंगा प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऐसी फैमिलीज बताओ, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो 10,000 से 13,000 रुपए कमाती हैं महीना का, और गाड़ी उनके पास 2 है, एग्जैक्टली 2, ठीक है? और इसका आंसर हमको बताएगा कौन? बताएगा, इसका मतलब फरहान बताएगा। हाँ, तो इसका मतलब पूरा ये वाला जो है ना, पहला वाला जो हमारा इक्वेशन है, ठीक है? पहला वाला मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा ये लिख सकता हूँ 10,000 से लेकर, ठीक है, 13,000 और 2 व्हीकल। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, मेरी बात को ध्यान समझो, ठीक है? आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। अच्छा ध्यान देना, हम लोग को ये पता था कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी? 2400, और ऐसे लोग जो कमा रहे हैं 10,000 से 13,000 और गाड़ी है 2, तो अब देख लो कितना है? 29। ये इसका आंसर हो गया। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखा हूं, आप लोग समझ गए होंगे, डायरेक्ट नहीं लिखा। चलिए सेकंड का आंसर वसीम देगा। वसीम, क्वेश्चन है कि अर्निंग मोर देन 16,000 से ज्यादा कमाते हैं, मतलब 16,000 और मोर, ठीक है? और गाड़ी रखे हैं 1, बताइए ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 579। हाँ बात समझ में आ रहा है? 579, सब देख रहे हैं तो पता चल जाएगा। तो देखिए टोटल नंबर कितना लिखेंगे हम नीचे? 2,400 पूरी फैमिलीज, और ऐसी फैमिलीज जो 16,000 से ज्यादा कमाती है लेकिन गाड़ी 1 है, तो वो है 579। क्लियर है? चलिए तीसरा का आंसर देगा सुफियान। सुफियान बताओ, अर्निंग लेस देन 7,000, 7,000 से कम, है ना? लेस देन 7,000, और गाड़ी कितने? गाड़ी 1 भी नहीं, नो व्हीकल यानी 0 व्हीकल, ठीक है? व्हीकल हाँ हमेशा। बताइए कितने लोग ऐसे हैं? 10 लोग ऐसे हैं, ठीक है? तो टोटल नंबर कितना लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। और कितनी फैमिलीज? 10 फैमिलीज हैं जो 60,000 से कम कमाते हैं और गाड़ी रखे हैं 0। अब आंसर देगा सादिक। फोर्थ में क्या पूछा जा रहा है? देखिए फोर्थ में पूछा जा रहा है कि कमा रहे हैं 13,000 से लेकर 16,000, ठीक है? 13,000 से लेकर 16,000 और गाड़ी रखे हैं 2 से ज्यादा, यानी मोर देन 2 व्हीकल, ठीक है? अब बताइए कितना? 25, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ फैमिलीज, जो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है वो लिखेंगे हम लोग नीचे 2400, और ऊपर लिखेंगे 25। छोटा हो रहा है तो कर देंगे। और एक बात बच गया, वो बताएगी आसफा। आसफा बताओ, लास्ट में पूछा गया हमसे ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। नहीं ये दोनों का ऐड कर देंगे। बात समझिए? यहाँ पर देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है लास्ट वाला, बोल रहा प्रोबेबिलिटी उनकी बताओ नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ठीक है? 1 व्हीकल। तो ध्यान देना टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज तो नीचे लिखेंगे। अब क्या यहाँ पर बोल रहा है? बोल रहा है कि ऐसे लोगों की प्रोबेबिलिटी बताओ जिनका 1 से ज्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा में हम लोग 0 को तो काउंट करेंगे ही करेंगे, 0 और 1 को भी काउंट करें। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो लिखा है नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब बोल रहा है ऐसी फैमिलीज बताओ
जिनके पास एक से ज्यादा गाड़ी नहीं है। तो एक से ज्यादा का मतलब क्या होता है? दो गाड़ी नहीं होना, तो दो वाले को काउंट नहीं करना है, और दो से ज्यादा वाले को भी काउंट नहीं करना है, यानी अबव टू वाले को भी काउंट नहीं करना है। तो काउंट किनको किनको करना है? काउंट करना है जीरो वाले को पूरा और वन वाले को। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वन वाले को क्यों काउंट करेंगे? वन वाले को इसलिए काउंट करेंगे क्योंकि क्या बोल रहा है? मोर देन वन, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक होना चाहिए, हाँ, और उससे कम। बात समझ में आया? तो जितनी भी फैमिलीज हैं, देखो अब ध्यान देना, पूरा जीरो वाली फैमिलीज देख लो, 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, ये जितना भी हम काउंट लिखे हैं वो पूरे जीरो, जिनके पास जीरो व्हीकल प्लस। अब मैं 1 का लिख रहा हूँ, 160 प्लस 305 प्लस 535 469 और 579। बात समझ रहा है? इन सबको काउंट कर दो तो ये वो फैमिलीज हैं, ये वो फैमिलीज हैं जिनके पास एक से ज्यादा गाड़ी नहीं है। ये वो सारी फैमिलीज हैं जिनके पास एक से ज्यादा गाड़ी नहीं है, उन्हीं फैमिलीज के बारे में लिखना था। अब कोई काउंट किया है क्या? अगर काउंट करोगे तो कितना आ रहा है? 2062। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा एक बार। हाँ ठीक है, 2062 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास एक से ज्यादा गाड़ी नहीं। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन होगा। सबको समझ में आ गया? ये लास्ट वाला तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है, घुमा घुमा के। यस सर, ध्यान देना इसमें, ठीक है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको रेफर करने बोला गया है, तो पेज नंबर आपको कहां जाना पड़ेगा? 251। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को सेव करने के लिए पेज नंबर 261। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कभी आपको रेफर नहीं किया जाएगा, वही वाला आपको दिखा दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। अब इस टेबल को देखिए, यहाँ पर 251 को टेबल देखिएगा, तो उस टेबल में ये बताया गया है कि पूरे मैथमेटिक्स में 100 नंबर का होता है, तो 100 नंबर का मार्क्स है, तो इसका मतलब 100% ही हो गया, तो समझो। तो 7 ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स 0 से लेकर 20, यानी 20 लिखा हुआ है लेकिन 19 तक ही काउंट होगा। ठीक है, 0 से लेकर 19 तक लाने वाले 7 बच्चे हैं। यस सर। तुम लोग में से कौन है वो सोचो। और 20 से लेकर 29 तक नंबर लाने वाले 10 स्टूडेंट हैं। 30 से 39, यानी 30 से लेकर 39 नंबर लाने वाले 40 स्टूडेंट है। देखो वहां पर लिखा हुआ है 40, लेकिन 40 काउंट नहीं करेंगे, 40 नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल होगा उसमें काउंट होगा। ये सब तो आप लोग को पता ही है। चलिए, टेबल को ऑब्जर्व होकर ये पता चला कि सबसे ज्यादा मार्क्स जो बच्चे लेकर आए हैं वो 40 से लेकर 50 और 50 से लेकर 60 के बीच में लाए हैं। ठीक है, तो ये सब परसेंटेज ही हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। ध्यान देना, यहां परसेंट बोला है ना कि नंबर, लेकिन हम लोग जानते हैं क्योंकि 100 मार्क्स का ही हुआ है, तो 100 मार्क्स में अगर 100 बच्चा लेके आ जाता, अगर ध्यान देना, अगर कोई बच्चा 100 मार्क्स लेकर आ जाता तो हम लोग समझ जाते हैं कि उसको कितना परसेंट हो गया, पूरा 100 ही हो गया। अगर कोई बच्चा 50 मार्क्स लेकर आया है, इसका मतलब अगर 20 मार्क्स लेकर आया है तो इसका मतलब मार्क्स को हम लोग परसेंट में देखेंगे। तो हम लोग से पूछ रहा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी उनका जिनका 20 से कम परसेंट आया है। तो 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका 20% से कम मार्क्स आया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 19। ठीक है, यहां लिखूंगा टोटल ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 90। तो यहां पर यहां देखो टोटल 90 लिखा हुआ है। ठीक है, टेबल में देखोगे तो पता चल जाएगा।
कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 90 हैं। Yes, sir. ठीक है, अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो 20% से कम लेकर आए हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग लेस देन 20%। देखो यहाँ परसेंट पूछा था, लेकिन हम लोग जान गए क्योंकि 100 मार्क्स पे हुआ है, इसलिए परसेंट दो और नंबर दोनों क्या हो गया, सेम। तो 20 से कम कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे ऐसे। अब हमसे यही पूछा भी गया है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसका? लेस देन 20% मार्क्स। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम by total number of possible outcome। टोटल स्टूडेंट 90, 60 बच्चे ऐसे जिनका 20 से कम मार्क्स आया है और 20% से कम मार्क्स आया है। यहाँ परसेंट लिखना बहुत जरूरी होगा, इस बात को ध्यान देना, नहीं तो टीचर आपका 1 मार्क्स काट सकते हैं। क्योंकि वहां परसेंट की बात हो रही है, मार्क्स की बात नहीं हो रही है। लेकिन हम लोग जानते हैं पूरा ओवरऑल 100 पे होगा, इसलिए परसेंट भी सेम हो जाएगा। ये तो पहला बीट था, ये पहला बीट था। अच्छा, इसी का सेकंड बीट अगर देखोगे तो सेकंड बीट में क्या लिखा हुआ है? देखिए, सेकंड बीट में हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका 60 नंबर से ज्यादा आया, 60 से ज्यादा। तो 60 to 70 देखेंगे, 70 to 80 देखेंगे, 80 to 90 देखेंगे, ऐसा देखेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मोर देन 60। तो हम लोग क्या देखेंगे? 60 से लेकर 70, क्योंकि 60 से 70 का मतलब 60 से ज्यादा ही लाया होगा। 60 या 60 से ज्यादा, मतलब कितने हैं? 60 से लेकर 70 15, 70 से 80 8 और 80 से 90 बस इतना ही है। 70 एवं लिखा हुआ सर, बस नहीं। हाँ, 70 अबव ही है ना, 80 अबव से 70 अबव है, 70 अबव 8 हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों काउंट हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या लिखोगे? 5 प्लस 8। ठीक है, यहाँ पर टोटल नीचे कितना लिखोगे? कुल मिलाकर 23 ऐसे स्टूडेंट हैं। कितने में? 90 में। 90 में 23 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 60 से ज्यादा मार्क्स आया है। आप आराम से क्या कर सकते हो? प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग मोर देन 60 मार्क्स इक्वल टू टोटल बच्चे हैं 90 और 23 से ज्यादा, मतलब 23 ऐसे बच्चे हैं जो 60 से ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं। छोटा हो रहा तो कर देना, वो मार्क्स पूछा बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि कुछ स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट होता है मैथ में जो प्रोबेबिलिटी होता है और एक स्टैटिस्टिक्स होता है ना, जिसमें टैली मार्क बनाया जाता है ना, बार ग्राफ बनाया जाता है। तो देखा गया कि कुल मिलाकर 200 स्टूडेंट से पूछा गया, 200 स्टूडेंट से जा जाके पूछा गया कि आपको स्टैटिस्टिक्स पसंद है या नहीं। तो कुल मिलाकर 135 बच्चे बोलते हैं कि मुझे पसंद है, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है और नंबर ज्यादा उठ जाता है। लेकिन 65 ऐसे बच्चे हैं बोलते हैं इनको गिनती में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए उनको स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं है। अब तुम लोग और कितने बच्चे 65 पे हैं वो आप लोग देख लीजिए। तो कहने का मतलब 135 बच्चे ऐसे हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पसंद है और 65 बच्चे ऐसे हैं जिनको बच्चे कितने हैं? कुल मिलाकर बच्चे हैं 200। अब से हम प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है लाइक स्टैटिस्टिक्स, तो ये तो आप लोग खुद ही समझ गए। लाइक स्टैटिस्टिक्स बोला गया है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना लिखेंगे? 200। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक स्टैटिस्टिक्स कितना लिखेंगे? 135।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स कितना लिखेंगे? 65। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है पहला वाला? लाइक स्टैटिस्टिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नीचे कितना लिखेंगे? 200। और लाइक मतलब फेवरेबल कितना? 135। 135 अपॉन 200 लिख पाओगे कि? सेकंड पार्ट में पूछा है डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें कितना बन जाएगा? 65 अपॉन। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, पक्का ना? चलिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों को आ रहा है। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ, लेकिन किसी किसी का चेक जरूर करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप लोग, है ना? 7 तो ऑलरेडी मैं बता दिया तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको रेफर करने की तरह, लेकिन इस बार एक्सरसाइज में भी आपको भेजा गया एक्सरसाइज 14.2 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 14.2 हाँ 245 देखिए 245 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? 40 इंजीनियर हैं, यानी टोटल कितने इंजीनियर हैं? 40, यानी टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर पता चल गया आपको, यानी टोटल नंबर हमेशा नीचे रखेंगे। और इस क्वेश्चन में जब आप स्टैटिस्टिक्स बना रहे थे तो आपको पता था कि इसमें क्या करना था, उसमें दिखाना था कि कौन किसका घर से उसका ऑफिस की दूरी कितनी है। जैसे पहला जो इंजीनियर है उसके घर से लेकर उसका ऑफिस 5 किलोमीटर की दूरी है, उसके नीचे जाएंगे तो 19 किलोमीटर, नीचे जाएंगे तो 7 किलोमीटर, और नीचे जाएंगे तो 12। मतलब अलग अलग इंजीनियर का उनके घर से लेकर उनके जहाँ ऑफिस है उनकी दूरी किलोमीटर में दी गई थी। ये हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ लिए। लेकिन अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? अब प्रोबेबिलिटी में आइए। पहले पूछ रहा है कि बताओ ऐसे कितने इंजीनियर हैं, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जिनका घर उनके ऑफिस से 7 किलोमीटर से कम है। 7 किलोमीटर काउंट नहीं करना है, 7 किलोमीटर से कम काउंट करना है। ठीक है, यानी 6 से नीचे देखना है, यानी 7 से नीचे देखना है। तो गिनो जरा, देखो 9 इंजीनियर ऐसे हैं जिनका घर से ऑफिस की दूरी 7 किलोमीटर से कम है। बात समझ में आ रहा है कि? जब आप इसका पहला पार्ट करोगे तो टेबल में आप जब गिनोगे तो आपको 2 काउंट करेंगे, 5 काउंट करेंगे, 3 काउंट करेंगे, लेकिन 7 काउंट नहीं करेंगे। ऐसे जब करेंगे 7 से नीचे काउंट करेंगे तो कुल मिलाकर कितने इंजीनियर होंगे? 9। बात समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर कितने हो गए? 9। पहला देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में डायरेक्टली अगर उसमें गिवन नहीं लिख रहा तो आप लोगों को पता चल गया क्या दिखना है? टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर इक्वल टू 40, है ना? अब हम लोग को पहला देखना है क्या कि नंबर ऑफ इंजीनियर लेस देन 7 किलोमीटर, लेस देन 7 किलोमीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला वैसे ही लिखेंगे आप, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल का मतलब कि पूरे इंजीनियर कितने हैं? पूरे इंजीनियर तो 40 हैं, और उसमें से 9 इंजीनियर ऐसे हैं जिनका घर से उनका ऑफिस 7 किलोमीटर से कम है। यस सर। बात समझ में आ गया? ये पहला फेज हो गया, इसमें 3 पार्ट है। ठीक है, देखिए दूसरा क्या बोला गया है कि बताइए ऐसे जिनका 7 के बराबर और 7 से ज्यादा। तो खुद सोच करके देखो, अगर कुल मिलाकर 40 इंजीनियर हैं जिसमें से 9 इंजीनियर का घर 7 से कम है, तो पूछ रहा बताओ 7 से ज्यादा कितने लोगों का होगा? तो 9 लोग को हटा दो, 9 लोग को हटा दोगे तो पता चल जाएगा कि इतने इंजीनियर हैं जिनका घर 7 किलोमीटर से ज्यादा है। 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर से ज्यादा। यहाँ पे क्या बोला था? लेस देन 7, यानी 7 को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है? इक्वल और मोर देन 7, 7 और मोर देन 7, इसलिए 7 को भी काउंट करेंगे। तो पूरे इंजीनियर में से जिनका घर
7 किलोमीटर से कम था, उनको हटा दिए, तो जो बचे उनका घर 7 किलोमीटर या फिर 7 किलोमीटर से ज्यादा ही हुआ होगा। Yes, sir. बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इंजीनियर हैविंग फ्रॉम होम इज इक्वल टू मोर एंड मोर, कितना था? 7, मोर देन, मोर लिखा ना, इक्वल और ठीक है। 31, तो टोटल इंजीनियर के 40, उसमें से 31, ये हो गया। अब लास्ट इसमें से क्या पूछा गया है कि कितने इंजीनियर हैं जिनका घर आधा किलोमीटर में है, हाँ यानी 0.5 है ना। तो अगर देखोगे एक भी ऐसा इंजीनियर नहीं हो जिनका घर आधा किलोमीटर में नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। ½ किलोमीटर के डिस्टेंस में वो इंजीनियर 0, एक भी इंजीनियर नहीं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0/40। बात समझ रहा है? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी बन जाएगा। Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सबको